Hey, in this video we are going to learn about 50 most important questions of the general science जो कि हमेशा की तरह हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे इन फ्यूचर भी पूछे जाने वाले। एंड द प्लस पॉइंट इज दैट द एवरी क्वेश्चन इज सिलेक्टेड and we are not only going to just read the 50 important questions but we are going to discuss the each and every options in the question, not learn only the 50 questions but the more than the 150 important questions are points which are helpful for your competitive journey, and I am going to discuss and you are going to take copy and pen and note down all the important points which you doesn't know. Okay. The first question is when a solid is directly turned into gas the process is called। जब कोई भी सॉलिड डायरेक्ट क्या किसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सो द फर्स्ट ऑप्शन कंडेंसेशन, वेपोरेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन। तो सो कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है किसी गैस का सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सो तो ये भी नहीं हो सकता। वेपोरेशन होता है कन्वर्जन ऑफ किसी भी लिक्विड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना। हम बोल सकते हैं किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसको बोलते हैं वेपोरेशन। एंड ये भी नहीं हो सकता। तो डिपोजिशन क्या हो गया? जस्ट इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं जो हम बड़ी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस दोनों टर्म्स में। तो सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डायरेक्टली सॉलिड इनटू द गैस विच बेस्ट एग्जांपल इज द कैम्फर, यू नो दैट। तो सो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज़ अपोजिट, डिपोजिशन इज अपोजिट ऑफ दिस सब्लिमेशन। सो डिपोजिशन क्या होगा? गैस का किसमें सीधा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। सो द राइट आंसर क्या होगा? हमारा सब्लिमेशन होगा, क्योंकि इसमें पूछा डायरेक्टली गैस इंटू सॉलिड इंटू गैस, तो क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन इज द साउंड ट्रेवल फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो द ऑप्शन ए इज द ईयर, बी इज द स्टील, सी इज द वैक्यूम एंड डी इज द वाटर। सो हमें ध्यान में हमें जो प्रिंसिपल है साउंड ट्रैवलिंग का, हमें दिमाग में क्या रखना है कि साउंड जो ट्रैवल करती है वो करती है वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि जो वाइब्रेशन सबसे मतलब तेज एक दूसरे पास करते हैं ना, वाइब्रेशन मतलब एक दूसरे में जो प्रोपगेशन होती है वो होती है एक दूसरे टच होके। तो सबसे जो पास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं? सॉलिड के। तो सबसे फास्टेस्ट जो साउंड जो ट्रैवल करेगी वो करेगी सॉलिड में। तो सॉलिड का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? ईयर भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज स्टील। सो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर उसके बाद गैस में। मतलब सबसे स्लोएस्ट जो साउंड ट्रैवल करेगी वो गैस में करेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, बड़ी स्लोली करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इसकी वजह से जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील। थर्ड क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस was introduced by ओम, डार्विन, न्यूटन, जोल। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हमें पता है कि V = IR होता है। जो तो R जहाँ पर क्या हमें पोटेंशियल V भी पता होता है, I भी पता था, I करंट होता है, लेकिन R ये होता है जहाँ न्यू टर्म आती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का लॉ किसने दिया था? ओम ने दिया था। तो डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, न्यूटन ने फोर्स लॉ दिया था, और जोल क्या होता है? हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओम। फोर्थ क्वेश्चन इज पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन ए पार्ट इज डायप्टर, बी पार्ट इज हॉर्स पावर, सी लाइट ईयर, डी डाइन। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। सो ऑप्शन बी हॉर्स पावर, जो कि हमें पता है किसका यूनिट है? पावर का, लेकिन दिस इज़ नॉट ऐसा यूनिट, दिस इज़ द यूनिट ऑफ पावर। सो ये अक्सर भूल जाते हैं। ऑप्शन सी है लाइट ईयर, ये किसका यूनिट होता है? हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसका लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है, याद रखना है, दिमाग में बिठा के रखना। और डी है डाइन। डाइन क्या होता है? ये फोर्स का यूनिट होता है, जो शायद फोर्स 10⁻⁵ न्यूटन होता है फोर्स। सो ऑप्शन ए है जो डायप्टर, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायप्टर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑप्शन ए इज बैरोमीटर, बी इज फेरोमीटर, सी इज हाइग्रोमीटर एंड डी इज हाइड्रोमीटर। सो बार से याद रखना, ये बार होता है प्रेशर का यूनिट होता है, तो ये बैरोमीटर है वो प्रेशर को मेज़र करता है। सेकंड इज द
सफेरोमीटर, जो सफेरोमीटर होता है वो सफेरो से याद रखना सफ़ियर, तो ये सफ़ियर की रेडियस को नापने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सफेरोमीटर। और ये हाइड्रोमीटर है, वो क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलता है हाइड्रोमीटर। तो ऑप्शन सी है जो करेक्ट है, वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया था उसको बोलता है हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। At which temperature centigrade and Fahrenheit scales are equal? Option A is -40 degree, B is +45 degree, +20 degree and -20 degree। तो इसको याद रखना, ये -40 डिग्री है, जो -40 डिग्री पे क्या होता है कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल होती है दोनों इक्वल टेम्परेचर होता है। सो ये दिमाग में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो ए ऑप्शन ए इज़ द पाउंड, बी इज़ द डाइन, सी इज़ द न्यूटन, डी इज़ द गॉस। सो हमें पता है कि जो पाउंड होता है दिस इज आल्सो करेंसी है, ये तो करेंसी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी इज़ डाइन, डाइन भी फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन क्या होता है ये एसआई यूनिट नहीं होता, मैं पहले ही बोला था पिछले क्वेश्चन में। सो डी इज़ द गॉस, जो क्या होता है वो किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक रेज होती हैं उसमें किसी जो मटेरियल होता है उससे पास करती हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो गॉस क्या हो गया, किसका यूनिट है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और सी जो न्यूटन है, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो द 8th क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए इज़ द मर्करी, बी इज़ द सिल्वर, सी इज़ द गोल्ड एंड डी इज़ द ब्रॉस। तो हमें याद क्या रखना है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर में, जो हमने जो उसमें आउटर मोस्ट जो बैलेंसी शेल्स पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें जो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो हमें जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा होता है? वो होता है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 9th क्वेश्चन विच इज़ द व्हाट इज़ द मिडल लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड? कई बार क्या होता है ये क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है कि अर्थ के लेयर को क्या बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द कोर मेटल क्रस्ट। वी नो दैट द अर्थ हैज़ 3 लेयर्स अपर टू मिडल विच इज़ द कोर मेटल क्रस्ट। सो द मिडल लेयर इज कॉल्ड द मेंटल, नॉट द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो क्या जो राइट आंसर क्या होगा? मेंटल होगा, बी पार्ट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन विच फैक्टर बुयांसी डिपेंड्स इन ए गिवन लिक्विड? हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि बुयांसी होती क्या है, बुयांसी होती क्या है। तो ये होती है अप थ्रस्ट होती है, मतलब जो भी जब हम किसी चीज़ को हम पानी में पुश करने की कोशिश करते हैं जो उसके फ्लोट कर रही हो, तो वो एक नीचे से फोर्स आती है जो ऊपर उसको अपोजिट ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करती है, तो उसको बोलते हैं बुयांसी, जो अप थ्रस्ट लगती है पानी से। सो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट होती है जो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया जो वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट जो हम फ्लोट कर रही है उसको हम जिसको हम फोर्स लगा रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो उसको उस पर डिपेंड करेगी, उतनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी। दूसरा ये करेगा लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड, जितना ज़्यादा लिक्विड जो होगा वो अगर डेंस होगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स क्या ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर हमें उसके पानी के बीच में पुश करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जब पानी में साल्ट डाल दिया और हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं नीचे उसकी तरफ, तो हम पहले से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको पानी के बीच में पुश करने के लिए। सो द जहाँ पूछा किसके लिए है? लिक्विड के लिए पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन ए वेव ट्रैवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है तो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती वो कौन सी है? सो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द एम्पलीट्यूड, बी इज़ द फ्रिक्वेंसी, सी इज़ द स्पीड एंड डी इज़ द वेव। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। वो कैसे होगा ये जान लीजिए। जो बाकी जो तीन है ना, जो एम्पलीट्यूड है, स्पीड है, वेव है, वो तीनों क्या है? डिपेंड करते हैं हमारी जो मीडियम पे, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये क्या होती है? ये सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा कि जो क्वांटिटी नहीं चेंज होगी जब वेव ट्रैवल करती है वन मीडियम नदर, वो होती है फ्रीक्वेंसी।
क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ साउंड, मतलब साउंड किसकी फॉर्म है। तो साउंड क्या है, एनर्जी है, मैटर है, रेडिएशन है, इम्पल्स है। तो वी ऑल नो दैट इज साउंड क्या है, इट इज़ एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि साउंड वेव में ट्रैवल करती है और वेव क्या है, इट इज़ एनर्जी। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज़ द DNA इज़ प्रेजेंट विद इन द, कि DNA किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें इसको क्वेश्चन को समझने के लिए पहले क्या एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA होता है। तो DNA किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो वो प्रोकैरियोट्स में होता है प्लाज्मा, और RNA जो होता है वो भी प्रोकैरियोट्स में होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA को भी बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, इम्प्योर ब्लड रन्स इन, इम्प्योर ब्लड किस में पाया जाता है। सो फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा कि आर्टरीज बीन्स इसमें क्या फ़र्क है। सो आर्टरी जो क्या होती है, आर्टरी होती है जो ब्लड कैरी करती है, और बीन भी जो कि क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन जो बीन्स होती है याद रखना, ये क्या करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऐसे भी जैसे ए ओ की बात दे रहे हैं थोड़ी, तो यहाँ से हम याद सकते हैं आर्टरी ऑक्सीनेटेड और बीन से डीऑक्सीनेटेड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड उसको बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट जो है बीन्स, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15th नंबर विच इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। सो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा लीफ, सी पार्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोएम और जाइलम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लोएम क्या होती है, फ्लोएम एफ की वाई दे रहे हैं, तो इसका याद रखना कि फ्लोएम जो होती है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, और जाइलम जो होती है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 16th नंबर क्वेश्चन विच इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट इज कॉल्ड। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट में उसको क्या बोला जाता है। सो द ऑप्शन ए इज ट्रैकिया, बी इज द लंग्स, सी इज द स्किन एंड डी इज द स्पायरेकल्स। तो उसका कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि जो ट्रैकिया और स्पायरेकल में कन्फ्यूजन होती है कौन सा होगा। तो याद रखना कि जो स्पायरेकल्स होते हैं वर्ड्स में, सॉरी इंसेक्ट्स में, वो किसका काम करते हैं, दिस आर द पोर्स ऑन द स्किन्स ऑफ द इंसेक्ट्स। जो उनकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं वो होते हैं उनकी स्किन पे वो होते हैं स्पायरेकल्स। और जो ट्रैकिया होता है ये होता है ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, स्मॉल ट्यूब्स का एरे बोल सकते हैं। एरे का मतलब ही यही होता है कि बड़े सारे रिपीट होते हैं, जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो एक्सचेंज करवाता है गैसेस का। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होगा इंसेक्ट में वो क्या होगा, ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा है। थायराइड, ऑप्शन ए इज थायराइड, बी इज द लीवर, सी इज द पिट्यूटरी एंड डी इज द स्किन। सो द लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो जो क्या है, लीवर है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड बिकॉज, और ये क्या इसका फंक्शन क्या है, ये इसमें गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल स्टोर करता है, जो कि अपनी सिक्रीशन कहाँ डालता है, ड्यूडेनम, जहाँ हम बोल सकते हैं इंटेस्टाइन में डालता है, जो हेल्प करती है हमारी सिक्रीशन डाइजेशन में, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। और अगर वो बात स्किन की, तो ये क्या है, एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन बोल सकते हैं। एक्सोस्केलेटन है हमारी बॉडी का, जो स्किन है, एक्सटर्नल जो ऑर्गन है लार्जेस्ट वो है स्किन हमारा। सो इसका जो 17 का अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी लीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल ऑर्गन, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने बताना है जो कि जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। तो इसका दोनों है, इसका बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अर्थवॉर्म में भी दोनों होते हैं, दोनों ऑर्गन होते हैं, और अमीबा में भी दोनों होते हैं, ठीक है। और सो द नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन ए इज़ द पल्मरी वेन, बी इज़ द पल्मरी आर्टरी, सी इज़ द एरोटा, डी इज़ द वेना कैवा। सो द जो हमें इसको क्वेश्चन को पूरी तरह समझना पड़ेगा पहले, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हमारी ब्लड वेसल होती है वो होती है अरोटा, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से कैरी करके कंप्लीट बॉडी में पंप करती है, जहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन
जो पल्मरी बीन और पल्मरी आर्टरी और वेना कैवा ये भी हार्ट की ये होती हैं, हम बोल सकते हैं ट्यूब्स होती हैं, लेकिन ये इनका फंक्शन क्या है। जो पल्मरी बीन होती है, याद रखना पल्मरी जो विच इज़ रिलेटेड टू द लंग्स। सो जो पल्मरी बीन होती है, बीन हमें पता है, हमने पढ़ा कि ये क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन जो पल्मरी अगर इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या करेगी, कौन सा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी। लेकिन ये उल्टा होता है इसका, ये थोड़ा सर्च कर लेना, देख लेना कहीं, ये उल्टा होता है, अभी मैं पूरा नहीं समझा सकता। तो पल्मरी आर्टरी क्या होगी, पल्मरी आर्टरी वो होगी जो क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ किसके लिए, कहाँ लेकर जाती है जी, लंग्स में लेकर जाती है। और जो वेना कैवा होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर लेके आती है। लेकिन इसमें पूछा क्या था, ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू होल बॉडी कौन सी लेके जाती है, अरोटा, दिस इज द अरोटा। तो राइट आंसर इज अरोटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज, तो हमें पता है हाइड्रोजन हीलियम इज़ द 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये जो एटॉमिक नंबर है वो भी याद कर लेना 20 या 30 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ऑप्शन ए इज द नील बोहर, बी इज द रदरफोर्ड, सी इज द जे थॉमसन, डी इज द नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने किया था अल्फ़ा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने बोला था कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सेंटर से, कुछ जो हैं वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो दिस क्वेश्चन इज दिस ऑप्शन नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन सी विच इज़ द जे थॉमसन ने प्लम पडिंग मॉडल दिया, जिसमें बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जिसने सबसे पहले जिसने न्यूक्लियस के एटम के बारे में वो दी थी, थ्योरी दी थी, वो जे थॉमसन था। किस जो पॉजिटिवली चार्ज वो है स्फीयर है, उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम्बेडेड है। और जो नील बोहर है इन्होंने दी थी न्यूक्लियर थ्योरी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें बोला गया था कि जो आटम का न्यूक्लियस क्या उसके अंदर उसका मतलब 90% मास है जो कंसनट्रेटेड होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम वाज पुट फॉरवर्ड बाय किसके द्वारा दी गई थी, नील बोहर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ द गोबर गैस मेनली कंटेन्स, जो इसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, वो उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए विच इज़ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन सी है विच इज़ द CH4 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ CO2, सॉरी देयर इज रॉन्ग, कार्बन मोनो दिस इज नॉट, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड नॉट द कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज द करेक्ट। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। So the next question is question number 22, which is which of the following is formed during the fermentation। fermentation से क्या होता है, हमने बचपन में डेफिनेशन याद की होगी कि the process of the conversion of sugar into alcohol is called the fermentation, this is the definition। so the fermentation से क्या होता है, शुगर की जो कन्वर्जन है वो इसमें किस में हो जाती है, अल्कोहल में। तो जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ द व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन की रस्टिंग होती है उस प्रोसेस क्या है, वो कौन सी प्रोसेस है, क्या वो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन है। सो द पहले हमें ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या है। सो हमें पता कि जो एक्चुअल कंसेप्ट कुछ हो रहा है, लेकिन ये भी चल जाएगा जहाँ पर कि रिडक्शन क्या होती है, जो हाइड्रोजन का ऐड होना किसी कंपाउंड में उसको बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन होती है किसी में ऑक्सीजन का ऐड होना। सो जो आयरन होता है जो जिसमें रस्ट लगती है, हम बोलते सांग लगती है, जो वो लगती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन की वजह से और कुछ मॉइस्चर होता है उसकी वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयरन की रस्टिंग है वो कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ से याद रखना कि आयरन जब भी बाहर पड़ा होता है तो उसमें रस्ट लग जाती है, क्योंकि उसमें कंटैक्ट हो जाता है ऑक्सीजन का और कुछ ह्यूमिडिटी का, नमी का उसका कंटैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आयरन की रस्टिंग हो जाती है। सो द नेक्स्ट हमें पता है कि तो सो द राइट आंसर इज द बी, ऑप्शन बी विच इज़ ऑक्सीडेशन, एंड द सी डी एब्जॉर्प्शन। बोथ टर्म्स आर
seems to be similar but have a different meaning. No, absorption is directly is the to absorb something, the process of absorbing something. लेकिन जो अंदर जो यूनिफॉर्म में एब्जॉर्ब करना, यूनिफॉर्मिटी में मतलब कोई भी अगर जैसे स्पॉन्ज है वो क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो जो पूरा अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है वाटर मालिक्यूल, अगर कोई भी चीज़ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है कि सिर्फ अपनी जो आउटर वॉल होती है उसको उसमें ही सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो नहीं जाती जो एब्जॉर्ब की है। तो ये याद रखना, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था तो बता दिए यहाँ ही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 24। ए सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर इज कॉल्ड। जो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो वायर मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, मतलब पतली एक तार की तरह हम पतली उसको कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं तार की तरह, उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स एंड वी आर लास्ट टू फाइंड द राइट आंसर। सो द ऑप्शन ए इज द डक्टाइल, बी इज द फ्लेक्सिबल, सी इज द मेलेबल, डी इज द प्लाईएबल। सो प्लाईएबल और फ्लेक्सिबल बोथ टर्म्स आर सिमिलर, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। फ्लेक्सिबल और प्लाईएबल यही होता है कि एबिलिटी टू बेंड या बोल सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। सो ये इसका आंसर नहीं है। सो मेलेबल और डक्टाइल इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। जो मेलेबल होते हैं ना, मेलेबल उसको बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को एबिलिटी टू हैमर समथिंग, मतलब किसी चीज़ को हम हैमर करते हैं उसको, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं थिन शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शीट्स विदाउट ब्रेकिंग होगी और उसमें ना ही कोई क्रैक होता है, उसको बोलते हैं मेलेबल। जैसे आयरन हो गया, हम इसको हथौड़े की मदद से क्या करते हैं किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग और क्रैक्स, और जो मतलब कि उसमें कोई क्रैक नहीं रहता, दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया मेलेबल। और डक्टाइल क्या होता है, किसी चीज़ को हम वायर में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। सो द क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द डक्टाइल। So the next question is the question number 25. What is the percent of oxygen in here? So हवा में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20.99%, क्योंकि 61 तो हमें पता है कि कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, और 21.99% या हम बोल सकते 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ओके, ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0004 होती है शायद। तो इसका ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो द क्वेश्चन नंबर इज नेक्स्ट इज 26। सो कंग्रेचुलेशन, वी आर एट हाफ, 25 क्वेश्चन कर लिए। सो द क्वेश्चन नंबर 26, आप चाहो तो ब्रेक भी ले सकते हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो जाएगी। क्वेश्चन सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ वेदर रेड ब्लड कॉर्पल्स फॉर्म्ड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो रेड कॉर्पल्स हैं या हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल हैं, वो कहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं। क्रिश फिल्म तो सभी ने देखी होगी, उसमें क्या होता है कि जो काल होता है उसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते, उसमें सिर्फ वाइट ब्लड सेल होता है, बड़ी मुश्किल से वो उठ भी नहीं पाता, लेकिन उसके बाद जब वो बोन मैरो ले लेता है उसके बाद वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इससे यहाँ से हम ट्रिक से हम याद भी कर सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल हैं वो किस में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। मैंने तो फर्स्ट बार वही इससे सुना था, बोन मैरो वर्ड। किडनी और हार्ट में तो बनते नहीं है, किडनी में ब्लड हमारा प्योरीफाई होता है और हार्ट में पंप होता है। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे में एलिमिनेट करके हम आंसर कर सकते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। Okay, so the next question is 27 which is the which bacteria converts milk into curd। तो मिल्क जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है, इज द एक्रोबिक इकोलाई लैक्टोबैसिलस, नन ऑफ दिस। सो जो हमारा जो इकोलाई है वो क्या करता है कि इकोलाई हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका जो प्लाज्मिड होता है इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन ए इज़ आल्सो रॉन्ग, नॉट मीनिंगफुल टर्म, एंड द ऑप्शन सी विच इज़ द लैक्टोबैसिलस। हम ऐसे वैसे भी याद रखते हैं लैक्टो मतलब जो मिल्क से रिलेटेड हो, तो मिल्क को क्या कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। जो बैसिलस है वो शेप है बैक्टीरिया की,
और लैक्टो जो विच इज़ रिलेटेड टू मिल्क, सो द राइट आंसर इज़ द लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. So the next question is the 28 question number, which is what is the percentage of plasma in human blood. प्लाज्मा ह्यूमन ब्लड की कितनी परसेंटेज होती है? तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा जो हमारा बॉडी फ्लूइड में आता है, प्लाज्मा आता है और ब्लड सेल्स आते हैं. और प्लेटिलेट्स आते हैं और कुछ और भी फ्लूइड आते हैं. जो लेकिन याद रखना, जो प्लाज्मा है हमारी बॉडी में मोर देन 50, मतलब हाफ से ज़्यादा होता है. तो राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, जहाँ पर वो लिखा ही नहीं है. राइट आंसर क्या है? 55%. इधर कहीं भी लिखे ये वो कर लेना, करेक्ट कर लेना. द राइट आंसर इज 55%. देयर इज नो इन द ऑप्शन. नन ऑफ दिस भी होना चाहिए था यहाँ. वन मोर थिंग विच यू हैव टू पुट इन योर माइंड इज़ दैट जो प्लाज्मा होता है उसमें भी जो 90% जो क्या होता है, वाटर होता है. 90% इज़ वाटर. एंड प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड जो बॉडी फ्लूइड में कितना परसेंट होता है? 55%, जो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 32, बिकॉज दो क्वेश्चन थे, दो मैंने स्किप कर दिए, वो रिपीट हो गए थे, मैंने कट कर दिए थे, सॉरी फॉर दैट. एंड क्वेश्चन नंबर 32, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स. कि ये विटामिन बी का कौन सा इसमें से नहीं है मेंबर, विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो विटामिन बी में नहीं आता है, याद रखना, नहीं आता, नॉट ए मेंबर लिखा है. तो इसमें से क्या आएगा? थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड हमें पता है क्या होता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड. So the ascorbic acid is not a member of vitamin B because it is also vitamin C. So the option D is the correct answer. Let's move on the next question, which is the question number 33. Which blood vessel have the smallest diameter? कौन सी ब्लड वेसल है जो जिसका सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है? तो वो कौन सी आएगी? दिस इज कैपिलरी, आर्ट्रियल, वेन्यूल, लिम्फेटिक. सो इसका आंसर आएगा कैपिलरीज. कैपिलरीज दिस आर द नेटवर्क. ये एक ऐसा नेटवर्क होता है हमारी ब्लड वेसल का सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर का, जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का. जैसे कि हमारे लंग्स में हो गया, वहाँ पर क्या होता है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, और उसमें से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से एल्वोली के थ्रू, उसमें कैपिलरीज के थ्रू वहाँ पर ब्लड में चली जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीनेटेड बन जाता है और फिर हार्ट में जाता है. सो द राइट आंसर इज द कैपिलरीज विच इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर की वो होती हैं, वेसल्स होती हैं जिसमें कि एक्सचेंज में बड़ी हेल्प होती है, जो जिसके स्मॉलेस्ट डायमीटर की वजह से इसको. और ये क्या होती है, परमिएबल भी होती है. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ, वी नो दैट द cow has the, cow has the 4 stomach. What is the which is the rumen, reticulum, endoreticulum, and one more, I forget the name, sorry. So the rumen is also a part of the stomach, which is a cow stomach. Okay, so it is not part of small intestine, not a large intestine, and not a liver. Question number 35, which of the following among following makes the cornea transplantation easy and used more widely. जो कार्निया की ट्रांसप्लांटेशन है वो इजी क्यों है और इसको ही क्यों ट्रांसप्लांट किया जाता है, सिर्फ कार्निया को ही? जो हमें पता है, ये तो हमें पता है कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमें जो हमारा कौन सा आई का पार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, विच इज़ द कार्निया, बट वी नॉट नो द रीजन वाई इट इज ओनली दिस इज ट्रांसप्लांटेड. सो हियर इज द ऑप्शन, कार्निया इज अवेलेबल, कार्निया डज नॉट लिंक अप विद ब्लड वेसल्स, कार्निया हैव रीजन बोथ, मतलब इनमें से दोनों, ऊपर वाले दोनों सी पार्ट में. ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं. तो ऑप्शन वी इज आल्सो करेक्ट. कार्निया डज नॉट लिंक अप विद ब्लड वेसल्स नहीं होती इसमें, और कार्निया आर इजली अवेलेबल. आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माय फेवरेट, जेनेटिक्स. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी. जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जिससे हमारे करैक्टर बनते हैं, सारा कुछ जो बनता है हमारी बॉडी में वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से. और जो हेरिडिटी मतलब करैक्टर का ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर, उसको बोलते हैं हेरिडिटी. सो इन दोनों के रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? इट इज़ नॉट द RNA, इट इज़
इट इज़ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। अमीनो एसिड क्या आता है, वो जीन से ही बनते हैं ट्रांसलेशन की वजह से। लेकिन जो जो जीन्स हैं वो किससे जीन्स बोलते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए को बोलते हैं, जो कि क्या करता है कि पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसको बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स ही है जो हमारा कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स। अमीनो एसिड की सिंथेसिस भी इससे होती है, क्योंकि जीन्स ही क्या होते हैं, कोड करके क्या बनाते हैं, आगे ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसकी वजह से क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, बड़े सारे अमीनो एसिड मिलके, जो अमीनो एसिड मिलके ये प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होता है, हमारा स्ट्रक्चर, हमारे कैरेक्टर्स वही एक्सप्रेस करते हैं। 37 विच इज़ द ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कैसे करो फिर बताऊंगा लास्ट में। सो पहले अब एलिमिनेट करते हैं ए, जो बर्ड्स की स्टडी। सो ऑन जी इसकी बर्ड की स्टडी को तो वो बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। सो ऑप्शन सी विच इज़ स्टडी ऑफ मैमल्स, तो उसको बोलते हैं मैमोलॉजी। जो मैमल्स क्या होते हैं, जो मिल्क लैंड होता है जिन एनिमल्स में। और साइल की स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि कैंसर के जो जीन कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। एंड जो स्टडी है कैंसर इज कॉल्ड द ऑन्कोलॉजी। एंड कैंसर सेल को बोलते हैं ऑन्कोसेल्स। ओके, सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। Question number next is the question number 38, which is the anatomy is a branch of science which deals with anatomy। जो साइंस की ब्रांच है वो किसके, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट इज द anatomy। सो फर्स्ट ऑप्शन is structure of animal and plant, second is the functioning of body organs, C is the animal behavior, and D is the cells and tissues। so anatomy and the morphology, both those two terms most confusing and कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो इनको याद कैसे रखना है कि जो एनाटमी होती है, मार्फो होता है, मार्फोलॉजी में मार्फो होता है फॉर्म। तो मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल फॉर्म को जिसकी स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की शेप की, उसको बोलते हैं हम मार्फोलॉजी। और एनाटमी में क्या होता है, एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आ गए, हमारे जो बोन्स का स्ट्रक्चर आ गया, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम एनाटमी। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो स्टडी करने के लिए जो ब्रांच होती है साइंस की उसको बोलते हैं एनाटमी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। जो फूड ऑफ एनर्जी की होती है फूड की, वो किस में हम मेजर करते हैं। सो द ऑप्शन इज ए इज कैलोरीज, बी इज सेल्सियस, सी इज केल्विन एंड डी इज नन ऑफ अबव। सो एनर्जी ऑफ फूड हम क्या करते हैं, जो हमें पता है कि केल्विन क्या है, इस यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। जो केल्विन है ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और सेल्सियस क्या है, यूनिट है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। ओके, एंड ए इज द राइट आंसर विच इज द कैलोरीज। फूड की एनर्जी हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, विच इज नेम एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। हमें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जो अर्थक्वेक होता है, जो भूचाल होता है, उसकी इंटेंसिटी को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो एम मीटर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट, क्योंकि एम मीटर जो होता है वो करंट नापता है, क्योंकि जो करंट का वो ऐसा यूनिट होता है, इसे याद रखना, करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, और एम मीटर भी वहीं से बना है। ओके, और ऑप्शन डी विच इज़ द ओ मीटर। जो ओ मीटर होता है वो होता है एग। सो ओ मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द, क्या होता है, जो एग के साइज को मेजर करता है उसको बोलते हैं ओ मीटर। एंड द हाइटोमीटर रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज होता है हाइटोमीटर, और एम मीटर हमें पता है। तो दिस ऑल थ्री ऑप्शंस आर एक्सक्लूड्स। सो द फर्स्ट ऑप्शन ए इज रिक्टर स्केल इज द राइट आंसर। सो डेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किसके द्वारा मेजर की जाती है, रिक्टर स्केल के द्वारा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ याद रखना, रिक्टर स्केल विच इज डिफरेंट, also have a different name and a particular name। so keep in this question in mind, because this is very very important question। so the next question, question number 41, the working principle of washing machine। very interesting question। जो वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल बेस पे वो वर्क करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डायलिसिस एंड डिफ्यूजन। सो द हमें पता है डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जो वॉशिंग मशीन है इसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन होती है उसके बीच में वो होता है, वो घूमता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि वो घूमता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जो मैल वगैरह होती है वो उससे निकल जाती है। मतलब कौन से प्रिंसिपल काम करता है, जो बीच जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है जो रेवोल्यूशन करती है मशीन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 42। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। जो प्रोटीन पार्ट होता है, एंजाइम दो पार्ट से मिलकर बनाता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी विच इज द एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। लेकिन व्हाट इज द होलो एंजाइम, दिस इज आल्सो क्वेश्चन इन माइंड। को फैक्टर को एंजाइम क्या होता है, एक नॉन प्रोटीशियस पार्ट होता है ये, लेकिन ये नॉन प्रोटीन में ये बी और डी जो को फैक्टर को एंजाइम दोनों आता है, बस ये याद रखना। इसमें डिफरेंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट ऑफ योर स्कोप, अबाउट ऑफ योर स्कोप। सो होलो एंजाइम क्या होता है, लेकिन होलो एंजाइम होता है कंप्लीट एंजाइम, जो कि बोथ जो नॉन प्रोटीन प्लस प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर जो बना होता है एंजाइम, उसको बोलते हैं हम होलो एंजाइम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या, नॉन प्रोटीन जहाँ पर क्या पूछा, प्रोटीनिशियस पार्ट पूछा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विच इज द एपो एंजाइम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 43। The surface of the lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? बोल रहा है कि जो सरफेस होता है विंटर में लेक्स का, वो फ्रोज़न हो जाता है, लेकिन जो बॉटम, जो उसके नीचे जो पानी होता है, बॉटम वाला पानी होता है, वो क्या होता है, लिक्विड में होता है। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका हमें पहले इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग कैसे होती है। हमें पता है कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, और उसके जब पीछे जब वो टेम्परेचर डाउन होगा मतलब पीछे जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी डेंसिटी फिर से क्या इंक्रीज़ होने लगती है। तो क्या होता है, जो अपर वाली लेयर होती है वाटर की, उसमें जो लेटेंट हीट होती है पानी की, अपर सरफेस होता है लेक का, तो वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है ठंडी हवा की वजह से। जब ठंड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अपर वाली लेयर जम जाती है, और नीचे जो पानी होता है वो उसका टेम्परेचर भी कम होने लगता है। तो जब 4 डिग्री पे पहुँचता है तो वो पानी क्या होता है, उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, और ऊपर जो बर्फ़ है उस पर वो फ्लोट करने लगती है, क्योंकि जो लो डेंसिटी हमें पता है कि जो वो चीज़ है वो ऊपर तैर। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आइस इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये तो सही है, आइस जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि जब ऊपर एक लेयर बन जाती है उसके लेक के ऊपर, तो उसको हीट का लास्ट होने में वो मतलब कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो बॉडी कम, उस नीचे जो वाटर है उसकी हीट लास्ट होती है बाद में, ठीक है। उसका दूसरा बोला सिंस द सरफेस ऑफ लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एट द ईयर नो हीट इज़ लास्ट। बोल रहा है कि हीट कोई लास्ट नहीं होती, हीट तो लास्ट होती है, तो ये गलत है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। जो डेंसिटी होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है, तो उसकी वजह से जो लो डेंसिटी, क्योंकि जो वो होती है फ्रोज़न वाटर होता है, बोल सकते हैं स्नो होती है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फ्लोट करता है ऊपर। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट, ए एंड सी इज़ द करेक्ट। तो डी इज़ द राइट आंसर। So the next question is the question number 44. The only state in India that produces saffron is। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर याद रखना, जो जम्मू एंड कश्मीर है सिर्फ वहीं पे द ओनली स्टेट बियर द सैफरॉन इज़ प्रोड्यूस्ड, जहाँ पर ही, और इसमें GIT टैग भी मिल गया जम्मू कश्मीर को इसका सैफरॉन का। सैफरॉन किसके लिए, एंटीसेप्टिक वैल्यूज़ होती हैं इसकी, और क्या होती है, ये मसालों में यूज़ होती है, स्पाइसेस होते हैं उनमें यूज़ होता है। ओके, द नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर 45 विच इज़ विच आर द फॉलोइंग यूज इन पेंसिल्स। तो पेंसिल में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, वो क्या है, हमने बचपन से पढ़ते हैं, विच इज़ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज़ होता है पेंसिल में। और हमें पता है चारकोल कहाँ, जो लुक होती है जो सड़कों पर बिछाई जाती है उसमें यूज़ होता है। और फास्फोरस हमारी हड्डियों में होती है। और सिलिकॉन से क्या, सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ए पार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर 46 विच इज़ हैवी वाटर इज़। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर को हम बोलते हैं इट इज़ ए आइसोटोप ऑफ द वाटर विच इज़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन देयर। सो
what is the right answer. Let's move to the next question. Question number 47. The element common to all acid is, जो हर एक एसिड होता है हमें पता है कि जो बेसिस होते हैं वो OH प्रोड्यूस करते हैं और जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हर एक एसिड होंगे उसमें क्या कॉमन होगा, हाइड्रोजन आयन। तो पहला ही ऑप्शन है, उसको टिक कर लीजिए बस। तो ए व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 इज डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म, बहरूपिया। एलोट्रॉप्स को बोलते हैं बहरूपिया। तो डायमंड क्या है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। डायमंड क्या है, किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म, बहरूपिया है। तो वो क्या है, कार्बन की। कार्बन से मिलकर, प्योर कार्बन से मिलकर, एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो किसी एक एलिमेंट से मिलकर जो बने होते हैं, सब्सटेंसेस होती हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, कार्बन। कार्बन है। सो राइट आंसर इज द बी पार्ट, कार्बन। सो क्वेश्चन नंबर 49, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन नाइक्रोम, दिस इज नॉट द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए विच इज द टंगस्टन। ओके, and the next question is the question number 50 is the boiling point of water is 100 degree Celsius, what is corresponding reading in Kelvin scale। तो हमें पता है कि जो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस का प्लस 273 प्लस 100 करना पड़ेगा हमें। ओके, तो क्या हो जाएगा जी, 373 केल्विन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ द 373 केल्विन। ओके, and if you have any suggestion please suggest me. I try to improve myself and in future I am with more better videos with you in front of you. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and like the video. Thank you.